जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आपको भी डेली तपना है, डेली आपको जलना है, डेली मेहनत करना है, तभी आप अपनी सफलता के मार्ग में पहुंचेंगे। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 18 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ये जो करंट अफेयर है भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपको उसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हो गया है? इनका क्या नाम है? देखिए फ्रेंड्स, इनका नाम है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज अब हमारे बीच में नहीं रहे। ये प्रसिद्ध कथक नर्तक थे और साथ में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, बिरजू महाराज को वायलिन और सरोद बजाने का भी शौक था। आइए जानते हैं और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। देखिए, बिरजू महाराज का जन्म का नाम क्या था? इनका नाम था बृजमोहन नाथ मिश्रा। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को यूपी में हुआ था, हांडिया में। दोस्तों, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? शंभू महाराज और लच्छू महाराज। देखिए, जो थे ना, ये भी कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे। वे शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने के नर्तक थे। दोस्तों, आइए एक नजर डालते हैं बिरजू महाराज के प्राप्त हुए अवार्ड पे, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे संगीत नाटक एकेडमी, 1964 में इन्हें सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से 1986 में सम्मानित किया गया। दोस्तों, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण है, ठीक है, याद रखिएगा। कालिदास सम्मान 1987 में इन्हें सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार से 2002 में सम्मानित किया गया। इसके अलावा बात करेंगे राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी 2012 में इन्हें सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी 2016 में इन्हें सम्मानित किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य की बात आई है तो मैं आपको शास्त्रीय नृत्य और उससे रिलेटेड राज्यों के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो यह है भरतनाट्यम। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, यदि आपसे कथकली पूछा जाए तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। मोहिनीअट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया, याद रखिएगा, सतरिया कहाँ का है? असम का है। ओडिसी की बात करेंगे तो ये ओडिशा का क्लासिकल डांस है। मणिपुरी ये मणिपुर का डांस है। याद रखिएगा, इन सभी को ये सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा दोस्तों, हाल ही में किसने इंडियन ओपन बैडमिंटन खिताब को जीत लिया है? तो देखिए, इनका नाम है लक्ष्य सेन नाम है। देखिए, लक्ष्य सेन ने किसको हराया है? तो लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के लो किन येव को हराया है। 24-22, 21-17 से इन्हें मात दी है। दोस्तों, लक्ष्य सेन की बात करें तो ये दुनिया के वर्ल्ड के 17वें नंबर के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, लक्ष्य सेन ने ये जो खिताब जीता है ना, तो ये 5वें भारतीय बन गए हैं। साथियों, ये इंडियन ओपन बैडमिंटन खिताब कहाँ पे होता है? तो इंडियन ओपन बैडमिंटन खिताब एक एनुअल बैडमिंटन कंपटीशन है जो 1973 के बाद से भारत में आयोजित की जा रही है। देखिए, पुरुष डबल्स यानी मेल्स डबल का खिताब किसने जीता है? तो ये है चिराग शेट्टी और दूसरे हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। आइए और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं इंडियन ओपन 2022 बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में। देखिए, इसका आयोजन कब से कब हुआ था? 11 से 16 जनवरी 2022 में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे? केडी जाधव इंडोर हॉल में हुआ है। देखिए, पुरुष एकल यानी मेल सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने जीता है, जो कि भारत की तरफ से खिलाड़ी हैं। देखिए फ्रेंड्स, विमेन सिंगल्स का खिताब यानी महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इनका नाम है बुसानन ओंगबाम रुंगफान, जो किस देश की हैं? थाईलैंड की हैं। पुरुष युगल यानी कि मेल्स डबल्स में बात करेंगे तो ये है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ये भारत के प्लेयर हैं, और चिराग शेट्टी भी भारत के प्लेयर हैं। महिला युगल की बात करें तो ये हैं बेन्याप्पा एम सियाड
और नुंतकर्ण एमसियाड ये थाईलैंड की प्लेयर हैं। मिश्रित युगल को किसने जीता है? तो मिक्स्ड डबल्स को जीता है टेरी ही एंड टैन वेई हानो। कहाँ के हैं ये? सिंगापुर के हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट सूची में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो देखिए इनका नाम है नाओमी ओसाका। देखिए पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि नाओमी ओसाका किस देश की प्लेयर हैं? तो देखिए ये जापानी टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। ये साल 2021 में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में टॉप पर हैं। दोस्तों भारत की भी एक खिलाड़ी ने इस सूची में अपनी जगह बनाई है, तो इनका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु भारतीय शटलर हैं। फोर्ब्स की तरफ से प्रकाशित इस सूची में पीवी सिंधु को भी जगह मिली है, जो $7.2 मिलियन की कमाई के साथ 7th प्लेस पे है। देखिए टॉप 10 प्लेयर्स की बात करें तो पिछले साल मिलाकर इन्हें 1238 करोड़ रुपए यानी $167 मिलियन की कमाई की है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक लिस्ट देता हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 5 खिलाड़ियों के नाम। सबसे पहला स्थान तो आपको पता है, इनका नाम है नाओमी ओसाका। टेनिस प्लेयर हैं, जापान की तरफ से खेलती हैं, 424 करोड़ रुपए कमाए हैं। सेकंड प्लेस पे हैं सेरेना विलियम्स, ये टेनिस प्लेयर हैं, अमेरिका की तरफ से खेलती हैं, 340 करोड़ रुपए के साथ सेकंड प्लेस पे हैं। वीनस विलियम्स, ये भी टेनिस प्लेयर हैं, अमेरिका की तरफ से खेलती हैं और 84 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए। फोर्थ प्लेस पे हैं सिमोन बाइस, जो जिम्नास्टिक प्लेयर हैं, अमेरिका की तरफ से 75 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब बात करेंगे फिफ्थ प्लेयर की, तो इनका नाम है गबाइन मुगुरुजा। ये भी टेनिस प्लेयर हैं, स्पेन की तरफ से 65 करोड़ रुपए के साथ फिफ्थ प्लेस पे हैं। दोस्तों फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स एक अमेरिका की एक पत्रिका है। इसका प्रकाशन जो होता है हर 2 सप्ताह में होता है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1917 को हुई थी। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस किस दिन मनाया गया? तो देखिए तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया है 15 जनवरी को मनाया गया है। देखिए कब मनाया गया है, मैंने आपको बताया 15 जनवरी को मनाया गया है। तिरुवल्लुवर कौन है? तो तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध तमिल और दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं। देखिए इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जो आपसे पूछा जा सकता है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना का नाम है थिरुकुरल है, जिसमें 1330 दोहे हैं, जिन्हें कुरल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु की बात आई है, तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? इनका नाम है MK स्टैलिन। वर्तमान गवर्नर कौन है? RN रवि हैं। दोस्तों मैं आपको पहला नॉलेज बूस्टर दूंगा और पहला नॉलेज बूस्टर होगा स्टेट स्पेशल मेघालय राज्य के बारे में। सबसे पहले देखते हैं मेघालय की बाउंड्री को, मेघालय की सीमा को। तो बहुत सिंपल है, देखिए मेघालय को आप, तो मेघालय एक देश से सीमा बनाता है और यह है बांग्लादेश। मेघालय एक राज्य के साथ सीमा बनाता है और इस राज्य का नाम है असम। बहुत सिंपल तरीके से आपको याद हो गया होगा। देखिए मेघालय की कैपिटल क्या है? तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड 21 जनवरी 1972, याद रखिएगा। विधानसभा सदस्य यहाँ पे 60 हैं। लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनते जाइए और अपनी नोटबुक में सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है हु इज द प्रेजेंट सीएम ऑफ मेघालय? तो इनका नाम है कोनराड संगमा। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मेघालय? तो ये है सत्यपाल मलिक। चीफ जस्टिस कौन है? तो यह है संजीव बनर्जी। दोस्तों मेघालय में ही हम जानेंगे वन एवं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में। दूसरा है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है सिजू पक्षी अभ्यारण्य। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं मेघालय में। फ्रेंड्स वी विल नाउ डिस्कस द वाटरफॉल ऑफ मेघालय। हम झरनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है नोकलिकाई जलप्रपात, ये कहाँ पे है? चेरापूंजी में है। दूसरा है हाथी जलप्रपात, ये शिलोंग में है। तीसरा इंपॉर्टेंट फॉल है डाइनथेन लेन फॉल्स। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं मेघालय के रिलेटेड। तो देखिए मेघालय जो है ये फर्स्ट स्टेट है जिसने जल नीति यानी वाटर पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य है। मेघालय भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज भी बना चुका है। फ्रेंड्स वी विल नाउ डिस्कस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टू यू। 2022 से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह किस तारीख से शुरू होगा? तो ये हर साल 23 जनवरी से शुरू होगा। दोस्तों पहले कब होता था?
ये 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन अब ये 23 जनवरी से शुरू होगा। इसके पीछे क्या कारण है, आइए समझते हैं। तो ये कदम जो है स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को शामिल करने के लिए उठाया गया है। हर साल हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह रिपब्लिक डे में स्पेशल क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, इन देशों को आमंत्रित किया गया है। तो कौन कौन है? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन 5 कंट्रीज को इनवाइट किया गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं मोदी सरकार के द्वारा अब तक घोषित किए गए प्रमुख दिवस के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेशनल स्टार्टअप्स डे। तो हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप्स डे मनाया जाएगा। हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। दूसरा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। दोस्तों, उन लोगों को याद किया जाता है जिन लोगों ने आज़ादी के समय अपनी जान गंवाई थी। तो 14 अगस्त को इसे मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार पटेल जी की याद में। बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा मोदी सरकार के द्वारा की गई। देखिए फ्रेंड्स, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। याद रखिएगा, इन सभी पॉइंट्स को पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किसके द्वारा घोषणा की गई है कि कार निर्माता कंपनियों को 8 यात्रियों की क्षमता वाले मोटर वाहन में 6 एयरबैग प्रदान करना अनिवार्य होगा। तो यह घोषणा नितिन गडकरी के द्वारा की गई है। नितिन गडकरी कौन है? तो भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। ये फैसला क्यों किया गया है? तो दोस्तों, यात्रियों की सुरक्षा के लिए, पैसेंजर्स की सिक्योरिटी के लिए यह फैसला किया गया है। इसमें क्या होगा? 2 साइड एयरबैग और 2 ट्यूब एयरबैग शामिल होंगे जो किनारे के सभी यात्रियों को कवर करेंगे। आगे और पीछे दोनों जगह बैठे लोगों पर आगे और पीछे की टक्करों के प्रभाव को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आइए फ्रेंड्स, समझते हैं कि वाहनों के लिए एयरबैग क्यों जरूरी है। दोस्तों, दुनिया भर में जितनी भी मौतें होती हैं ना वाहनों से, तो वाहनों से होने वाली मृत्यु के मामले में भारत 13% हिस्सेदारी रखता है। इसलिए एयरबैग जरूरी किए जाने की मांग की जा रही थी। एयरबैग कैसे काम करता है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे सामने से वाहन से टकराने पर 1 सेकंड से भी कम समय में एयरबैग जो होता है खुल जाता है, और ये खुलकर जो यात्री के सिर और ये साथ ही साथ सीने को सुरक्षा प्रदान करता है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स? शरीर जो होगा वो डैशबोर्ड से टकराने से बच जाएगा। इससे ड्राइवर और जो पैसेंजर हैं, जो पीछे बैठे यात्री हैं, उनकी मृत्यु होने से बच जाएगी। दोस्तों, अगला नॉलेज बूस्टर आपके सामने है। हम डिस्कस करेंगे हाल ही में चर्चित योजनाएं, कार्यक्रम। तो सबसे पहले बात करेंगे शी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम। तो इसे किसने चालू किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है तेजस्विनी और हौसला योजना। तो जम्मू और कश्मीर में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, तो उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई है भारत सरकार के द्वारा। स्टैंड अप इंडिया योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना, ये भी भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान, ये दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। यून टैब योजना, ये लद्दाख में शुरू की गई है। इसमें क्या दिया जाएगा फ्रेंड्स? टैबलेट का वितरण किया जाएगा छात्रों को। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ की गई है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए, ये 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। देखिए, कब से कब तक चलेगा? ये 15 से लेके 23 जनवरी 2022 के बीच में आयोजित किया जाएगा। इस फेस्टिवल में 70 देशों की 10 श्रेणियों के तहत 225 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। दोस्तों, भारत की कौन कौन सी फिल्में शामिल हैं? तो ये है कुझंगल, आविजात्रिक, जुंजाल। दोस्तों, ये फेस्टिवल कब से शुरू हुआ है? 1992 से ये फेस्टिवल शुरू किया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको करंट अफेयर्स की रसमलाई देने वाला हूं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चीन में इस वर्ष
कब शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए अगले महीने 4 से 20 फरवरी में इसे आयोजित किया जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका नाम है तेल अवीव। 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों यह मौका भारत को पहली बार मिल रहा है। ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की नई CEO कौन बनी है? इनका क्या नाम है? नंदिता सिन्हा नाम है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, चीनी सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में कितने अरब डॉलर को पार कर गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर है 125 अरब डॉलर। दोस्तों 14 जनवरी 2022 को जारी की गई है ये आंकड़े। दोस्तों भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 125 अरब डॉलर को पार कर गया है, जो 2020 के मुकाबले 43.3% अधिक है। देखिए फ्रेंड्स, बात करें तो भारत 2021 में चीन का 15वां सबसे बड़ा व्यापार का भागीदार देश है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का ऑनलाइन दावोस शिखर सम्मेलन कब से शुरू हुआ? तो देखिए ये 17 जनवरी से शुरू हुआ है। देखिए कब से कब तक चलेगा? तो ये 17 से 21 जनवरी तक चलेगा। किस मोड पे चलेगा? वर्चुअल मोड में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों पहले दिन बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया की स्थिति द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पर अपना विशेष भाषण दिया है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या है? तो 2022 की थीम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इस आयोजन में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, और अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर जेनेट एल येलेन ये भी शामिल हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे बात आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, विश्व आर्थिक मंच की, तो मैं आपको इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूँ। तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुई। किसके द्वारा? जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लॉस शॉप के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में कोलोन में इसका मुख्यालय है। दोस्तों हर साल जनवरी महीने में इस बैठक का आयोजन होता है। दोस्तों आइए मैं आपको नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर देने वाला हूँ। मैं आपसे डिस्कस करूंगा जनवरी के इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में। तो देखिए पहला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए थे। तो दोस्तों कैसे उन्होंने पूरे भारत में आज़ादी दिलाई? वो NRI थे। तो NRI के महत्व के बारे में बताने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है इंदिरा गांधी जी की याद में। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, और इसके साथ भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाता है क्योंकि निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, क्या नाम है इनका? दुष्यंत चौटाला नाम है। इनके अनुसार किस शहर में हेली हब बनाया जाएगा? तो देखिए कहाँ पे बनाया जाएगा? दोस्तों ये बनाया जाएगा गुरुग्राम में। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की है कि गुरुग्राम में सभी विमानन सुविधाओं के लिए भारत का पहला हेली हब बनाया जाएगा। देखिए ये देश में अपनी तरह का पहला हब होगा जहां पे हेलीकॉप्टर एक ही स्थान पर इनको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दोस्तों अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चलता हूं। तो पहला नाम है मैस लक्ष्य, दूसरे संजना, तीसरे भूपेंद्र पटेल, चौथे संध्या कुमारी जी। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। आप सभी ने बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। मैंने सभी के कमेंट्स और फीडबैक को पढ़ा है। मैं पूरा अमल करूंगा। ये क्लास आपकी है, इसे बेस्ट बनाने का मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि हमारा परिवार डेली बढ़ता रहे। दोस्तों अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस देश में है? नेशनल स्टार्टअप्स डे कब मनाया गया?
वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है और डेली इस हैबिट को हमेशा बरकरार रखना है। फर्क आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा। दोस्तों अब मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा 16 और 17 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी है। उन्होंने अपनी कप्तानी में कुल कितने टेस्ट मैचों में जीत हासिल की? सही उत्तर है 40। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहां प्रदर्शित किया गया? तो जैसलमेर लोंगेवाला में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है? तो देखिए मणिपुर राज्य सरकार ने इन्हें नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश की वित्तीय सहायता करने के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण के रूप में देने की घोषणा की है? तो देखिए श्रीलंका देश ने। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को मनाया गया। दोस्तों यदि आपने 16 और 17 जनवरी के करंट अफेयर्स को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने 1 दिसंबर से रेगुलर किसी भी दिन हमने करंट अफेयर को मिस नहीं किया है। हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? भोपाल में। हाल ही में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है रघुवेंद्र तंवर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, ये 8th है, ठीक है, ये 8th है इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य के साथ मुख्य रूप से हरित ऊर्जा में 95 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए गुजरात है। ओलंपिक पदक विजेता धावक डियोन लेंडोर का निधन हो गया है। तो डियोन लेंडोर का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित है? तो यह है त्रिनिदाद और टोबैको से। आखिरी 10th क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण साई द्वारा भारोत्तोलन के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अविनाश पांडु। दोस्तों ये थे 16 और 17 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 18 जनवरी के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। ये जो करंट अफेयर है आप इसे सुबह डेली 6 AM पे ज्वाइन करें और एक हैबिट बना के चलें। डेली नोट्स बनाएं, डेली पढ़ाई करें। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। दोस्तों लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको डेली अपडेट सबसे पहले मिल सके। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।